हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का थीम टू। ठीक है। थीम टू पढ़ेंगे किंग फार्मर एंड टाउन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और धीरे धीरे हम पढ़ते हैं। तो देखो, इसके अंदर क्या है, किंग फार्मर एंड टाउन। सबसे पहले देखो, हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़े, हड़प्पा पढ़े। हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा पढ़े, हड़प्पन पढ़े। हड़प्पन के बाद क्या क्या था, ऋग्वेद था। ऋग्वेद के बाद क्या था, तो ऋग्वेद जैसे खत्म हुआ तो क्या हुआ, महाजनपदास आया। महाजनपदास, तो ये हम लोग महाजनपदास के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि महाजनपदास के बारे में पढ़ने वाली, जो कि 600 BCE से चालू हुआ और चलते रह गया। ठीक है। अब महाजनपदास के बाद फिर इसमें ही मौर्य वगैरह सब आएंगे, वो हम लोग धीरे धीरे 300 BC से स्टार्ट हुआ था ये, फिर धीरे धीरे चलते रह गया। ठीक है। महाजनपदास के कंटेम्प्रेरी में कौन था, इसके कंटेम्प्रेरी में बुद्धिज़्म आए और जैनिज़्म आए। ठीक है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इसके कंटेम्प्रेरी में आए। और भी आए थे, जैसे लोकायुक्त था, और लोकायुक्त था, फिर मखाली घोषा का आजीविकास था। ये सब भी जैनिज्म बुद्धिज्म के टाइम में आए थे सब। तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। ये थीम टू है। थीम टू में हम लोग पढ़ेंगे किंग के बारे में, फार्मर के बारे में, टाउन के बारे में। ठीक है। और फिर थीम थ्री में पढ़ेंगे पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री। फिर थीम फोर में पढ़ेंगे हम लोग कल्चरल हिस्ट्री। ठीक है। तो हम लोग मेन थीम है हम लोग का महाजनपदा, जो कि 600 BC से चालू हुआ था। देखो, 600 BC से पूरा 600 CE तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। 600 BC से 600 CE तक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन देखो। पहले यहाँ पे देखो, इपिग्राफी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन। इपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन। ठीक है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सांची का स्तूपा है। ठीक है, सांची में स्तूपा है। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन देखो, हार्ड सरफेस पे, ये हार्ड सरफेस है, उसके ऊपर ऐसे करके बनाया गया है कुछ, तो इसको भी बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक है। तो हार्ड सरफेस पे इंस्क्रिप्शन बनाया जाता था। और ये क्या लिखा है, ये सबको डेसिफर किसने किया था, जेन प्रिंसेप ने इसको डेसिफर कर दिया था। ठीक है। डेसिफर करना मतलब ये क्या लिखा गया है इसके बारे में पता लगाया कौन, जेन प्रिंसेप ने। ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है प्रिंसेप एंड पियादसी। तो जेम्स प्रिंसेप था, वो एक ऑफिसर था इन द मिंट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था ये, कि मिंट का ऑफिसर था। मिंट मतलब जहाँ पे पैसे वैसे बनते हैं, उसका ऑफिसर था। ठीक है। तो इसने डेसिफायर किया था, डेसिफायर द ब्राह्मी एंड द खरोस्ती स्क्रिप्ट। दोनों स्क्रिप्ट को डेसिफाई किया था, ब्राह्मी एंड द खरोस्ती स्क्रिप्ट को। ठीक है। अब देखो, इससे हम लोग को क्या पता चला, अशोक रूलर, अशोक एक रूलर है, किंग एज ए अशोक, ये सब हम लोग को इस तरीके से पता चला इसकी इसमें से। अभी हम लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है। उसके बाद फिर आप ये देखो, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है, रिटर्न एंग्रेव ऑन हार्ड सरफेस, जो आपको बताया मैं अभी डायग्राम में। और सच एज स्टोन, मेटल, पोट्री। ठीक है। और कभी कभी स्टोन में लिखते थे, कभी मेटल में, कभी पोट्री में, ये सब में। ठीक है। तो इस तरीके से, और ये जो इंस्क्रिप्शन जो लिखा रहता था ना, जैसे यहाँ पे देखो, फ्रॉन इंस्टेंट इन 250 BC द लेटर ए वॉज रिटर्न लाइक, ऐसे ए को ऐसे लिखते थे, लेकिन बाय वही 500 कॉमन एरा तक ए को ऐसे लिखने लगे। देखो, रिटर्न ऑलमोस्ट चेंज होने लग गया। ठीक है, सिस्टम ऑफ राइटिंग चेंज हो रहा था धीरे धीरे, और क्लियर हो रहा था। ठीक है। और देखो, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वेयर इन प्राकृतिक, जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थे ना, वो कौन से लैंग्वेज में लिखे जाते थे, प्राकृतिक लैंग्वेज में। जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थे वो कौन से लैंग्वेज में लिखे जाते थे, प्राकृतिक लैंग्वेज में। और प्राकृतिक लैंग्वेज कौन क्या करते था, अ लैंग्वेज फॉर द यूज बाय द ऑर्डिनरी पीपल। जैसे आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, वैसे उस टाइम के लोग प्राकृतिक लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो वो लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन को लिखा जाने लगा। ठीक है। उस टाइम वो लैंग्वेज में, प्राकृतिक लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन को लिखा जाता था। ठीक है। अब नेम ऑफ द रूलर सच एज अजाता शत्रु और अशोका नॉन फॉर द प्राकृत टेक्स्ट, और अजाता शत्रु, अशोका, ये सब प्राकृतिक टेक्स्ट बहुत लाए और इंस्क्रिप्शन को प्राकृतिक टेक्स्ट में लिखा गया। ठीक है। बस इसमें इतना आपको जानना था। अब देखते हैं हम लोग अर्लीस्ट स्टेट। अर्लीस्ट स्टेट में हम लोग को 16 महाजनपदास पढ़ना है। कितना, 16, 16 महाजनपदास हम लोग को पढ़ना है, ये हमारे बुक में है। अब देखो, द 6th century BC इज ऑफ्टन रिगार्डेड द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री। अर्ली इंडियन हिस्ट्री में 6th century BC को इंपॉर्टेंट माना जाता है। 6th century BC को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। 6th century BC मतलब 600 BC,
600 BC, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। 600 BC को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं अपने हिस्ट्री में। इज ऑफन रिगार्डेड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। इट इज एन एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट। यही टाइम पे अर्ली स्टेट डेवलप हुआ था, सिटी डेवलप हुआ था, और ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन का ग्रो बहुत यूज हुआ था, आयरन का यूज हुआ था, और डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, और कॉइन का भी बहुत यूज हुआ था, जिससे ट्रेड फ्लोराइज्ड हुआ, ठीक है, एटसेट्रा। इट ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट, और यहीं पे डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट भी डेवलप हुआ। देखो, इज ऑल्सो ग्रोथ ऑफ द डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट सच एज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म जैनिज्म भी इसी टाइम पे आया था, ठीक है। तो इसलिए 16th सेंचुरी इंपॉर्टेंट, 6th सेंचुरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अर्ली ग्रोथ ऑफ अर्ली स्टेट सिटी, फिर ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन का ग्रोथ हुआ था, फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज का डेवलपमेंट हुआ था, और थॉट का डेवलप हुआ, सिस्टम डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट सच एज बुद्धिज्म जैनिज्म का भी डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। अर्ली बुद्धिज्म एंड द जैन टेक्स्ट ऑल्सो मेंशन अदर थिंग्स 16 स्टेट नॉन एज दिस। और 16 महाजन पदार्थ है ना, वो हमको बुद्धिज्म टेक्स्ट में, जैनिज्म टेक्स्ट में भी मिलता है, ठीक है। ऑल्सो द लिस्ट वेरी सम नेम सच एज वज्जी, मगध, कौशल, गुरु, पंचाल, गंधार एंड अवंती अकर फ्रिक्वेंटली। तो ये सब नाम बहुत ज़्यादा हम लोग को मिलता है। कुरु हो गया, पांचाल हो गया, गांधार हो गया, वज्जी हो गया, मगध हो गया, कौशल हो गया, अवंती हो गया, ये सब नाम हम लोग को बहुत ज़्यादा मिलता है। कहाँ पे? बुद्धि टेक्स्ट में और जैन टेक्स्ट में। तो जैन टेक्स्ट एक है भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजना पदार्थ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं। वाइल सम महाजना पदार्थ रूल बाय द किंग, कुछ महाजना पदार्थ को किंग रूल करते थे, सम नॉन एज गनास और संघास। वाइल मोस्ट महाजना रूल बाय द किंग, सम नॉन एज उसको गनास बोलते थे, संघास बोलते थे, और वो ओलिगार्चीज होते थे। ओलिगार्चीज मतलब पावर को शेयर कर रहे ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, वेयर द पावर वॉज शेयर बाय द नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ मैन, कलेक्टिवली कॉल्ड एज राजास, ठीक है। ऐसे भी महाजना पदार्थ थे। बोथ महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग टू सच गणास, और महावीरा और बुद्धा ना ऐसे गणास से बिलोंग करते थे जहाँ पे पावर को शेयर किया जाता था। जैसे कि एक फादर है, उसके दो बेटे रहे, तो दोनों बेटे रूल करेंगे एक किंगडम में, तो वो वैसे उसको बोलते थे हम लोग गणास या संघास। तो ऐसे से ही बुद्धा और महावीरा बुद्धा बिलोंग करते थे, ठीक है। और पता ही होगा आपको, बुद्धा का जो क्लैन था, शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे बुद्धा। इन सम इंस्टेंट आर इन केस ऑफ द वज्जी संघ द राजा प्रोबब्ली कंट्रोल द रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली। और सब केसेस में जैसे वज्जी संघ में राजा जो था, जो किंग था, वो कंट्रोल करता था पूरा लैंड, कलेक्टिवली पूरा लैंड कंट्रोल करता था, ठीक है। ऑल्दो देयर हिस्ट्री आर ऑफ्टन डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट ड्यू टू द लैक ऑफ सोर्सेज, सम ऑफ द स्टेट लास्टेड फॉर नियरली 1000 ईयर, कुछ 1000 ईयर तक डेवलप हो रहे थे, ठीक है। अब ईच महाजन पदार्थ है द कैपिटल सिटी विच वॉज ऑफ्टन फोर्टिफाइड, मेंटेनिंग दिस फोर्टिफाइड सिटी एज अ वेल, ठीक है। इतना कुछ काम करने। जना पदार्थ मतलब मीन्स द लैंड वेयर अ जन और सेट इट फूड और सेटल्स, ठीक है, वहाँ पे रहते थे, उनको बोलते थे हम लोग जनपद। और महाजनपद मतलब किंगडम, ठीक है। अब देखो, यही 6th सेंचुरी में ब्राह्मण्स जो थे ना, ब्राह्मण्स जो थे 6th सेंचुरी में, ये कंपोज करने लगे संस्कृत टेक्स्ट, जैसे कि धर्मसूत्रास। ये 6th सेंचुरी में धर्मसूत्रास का कंपोजिशन चालू हुआ, धर्मसूत्रास को लिखना चालू किए इन लोग ने, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग जो 16 महाजना पदार्थ पढ़े, वो 16 महाजना पदार्थ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, सबसे ऊपर में देखो कंबोज लिखा है, तो कंबोज सबसे नॉर्थ वाला महाजना पदार्थ था, और सबसे साउथ वाला महाजना पदार्थ कौन था? अश्मक सबसे साउथ वाला महाजना पदार्थ था, और सबसे नॉर्थ वाला कंबोज था, ठीक है, कंबोज। और भी है, जैसे गांधार है, सूरसेन का कैपिटल मथुरा है, फिर मत्स्य है, कौसंबी है, वाराणसी है, कोशी है, काशी है, इंद्रप्रस्थ है, कुरु, पांचाल, मल्ला, देखो अंगा, वंगा और मगध तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध से ही हम लोग को सब कुछ पढ़ना है। फिर मगध के ऊपर वैशाली, कुशीनगर, ऐसे पूरा 16 का 16 महाजना पदार्थ ऐसे डेवलप हुए थे गंगा रीजन में। देखो सारे मैक्सिमम गंगा रीजन डेवलप हुए ना, तो ऐसे डेवलप हुए थे, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है मगध,
ठीक है। फर्स्ट अमंग द 16 मगध, वाई मगध, मगध क्यों डेवलप हुआ? तो बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरी BC मगध बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास। मगध मोस्ट पावरफुल महाजनपदास बना, क्यों? द मॉडर्न हिस्ट्री एक्सप्लेन द डेवलपमेंट इन द वेराइटी ऑफ वे। अब देखो क्यों मगध बना, क्योंकि मगध वॉज द रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज, मगध ऐसा रीजन था जहाँ पे एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव। और मगध रीजन में क्या था? आयरन ओर, आयरन माइन था, क्योंकि मगध झारखंड के साइड में था ना, इसलिए वहाँ पे आयरन माइन था। वेयर एसेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स, तो हम लोग को टूल्स एंड वेपन हम लोग बना सकते थे, क्योंकि एक किंगडम के लिए क्या चाहिए? एक किंगडम के लिए तलवार चाहिए कि नहीं, भाला चाहिए कि नहीं? तो भाला तलवार कैसे बनेगा? तो आयरन से बनेगा। इसलिए मगध फ्लोराइज हुआ, क्योंकि वहाँ पे आयरन ओर का माइन था झारखंड में, इसलिए मगध ज़्यादा फ्लोराइड हुआ। उसका भी मगध जो है, मगध में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। ठीक है। तीसरा रीजन जो वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत था मगध में, फॉरेस्ट के कारण क्या था? एलिफेंट वेयर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आर्मी, और एलिफेंट आराम से फॉरेस्ट में हम लोग को पाया जा रहा था मगध वाले लोग को, इसीलिए एलिफेंट। तो तीसरा रीजन समझ गए मगध क्यों फ्लोराइड हुआ। चौथा रीजन क्या है? ऑल्सो द गंगा एंड द ट्रिब्यूटरी प्रोवाइड मीन ऑफ चीप एंड कन्वीनियंस कम्युनिकेशन। देखो गंगा रिवर और उसे ट्रिब्यूटरी क्या प्रोवाइड करते हैं? मीन ऑफ चीप कन्वीनियंस कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए मगध ज़्यादा फ्लोराइज हुआ। However, the early Buddhist and Jaina writer who wrote about Magad attributed power to the policy individual, ruthlessly ambitious king of whom Bimbisara, Ajatasattu, Mahajanapadas, etc. best known and the ministry। अब हम लोग को बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा एक सब बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ मगध क्यों फ्लोराइज्ड हुआ? मगध क्यों फ्लोराइज्ड हुआ? तो मगध क्यों फ्लोराइड हुआ उसका 4 रीजन। पहला, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा था। ठीक है, पहला एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा था। देखो आपको ऐसा नोट्स बनाना है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी था। दूसरा, आयरन ओर, आयरन ओर हम लोग को पास में था। आयरन ओर झारखंड जो था वो झारखंड पास में था, झारखंड। ठीक है, झारखंड पास में था, वहाँ से आयरन ओर मिल जाता, और यहाँ से इन लोग फॉरेस्ट को क्लियर करके क्या बनाने लगे? सिटी बनाने लगे। फॉरेस्ट को क्लियर करके क्या बनाने लगे? सिटी बनाने, फॉरेस्ट को क्लियर करके सिटी बनाने लग गए। ठीक है, और क्या था? एक एग्रीकल्चर, आयरन और एलिफेंट आराम से उन लोग को मिलने लग गया, क्योंकि एलिफेंट क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि आर्मी जब बनाएंगे तो एलिफेंट तो इंपॉर्टेंट है ना, वॉर के लिए एलिफेंट बहुत काम आता है, तो एलिफेंट उन लोग को मिलने लग गया फॉरेस्ट में। ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट था मगध? तो गंगा और देयर ट्रिब्यूटरी, गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरी के कारण उन लोग को चीफ कम्युनिकेशन होता था। ठीक है, ट्रिब्यूटरी के कारण क्या होता था? चीफ 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 कम्युनिकेशन होता था, चीफ कम्युनिकेशन होता था। ठीक है, चीफ कम्युनिकेशन होता था उनके बीच में, और आराम से वो अपना कम्युनिकेशन करते थे, इसीलिए मगध सबसे पावरफुल महाजनपदास बना। बाकी और महाजनपदास क्यों नहीं पावरफुल बन पाए? यही 4 कारण था। ठीक है, समझ गए? समझ गए? ये पूरा पैराग्राफ में यही सब लिखा है, समझ गए पूरा अच्छे से? अब देखो, अब सबसे पहले इनिशियली राजगह मतलब राजगीर। ठीक है, प्रेजेंट डे राजगीर है ना बिहार में, उसका नाम है राजगह। प्रेजेंट एंशंट में उसको राजगह बोलते थे। तो मगध का कैपिटल था राजगह, राजगीर। ठीक है, इंटरेस्टिंग, द ओल्ड नेम मीन्स हाउस ऑफ द किंग। हाउस ऑफ द किंग इसको बोलते थे। द राजगीर वॉज द फोर्टिफाइड सेटलमेंट लोकेटेड अमंग द हिल, और 7 हिल से राजगीर पूरा सराउंडेड था। कितने हिल से? 7 हिल से। देखो ये पूरा डायग्राम दिया है ना, ये देखो पूरा राजगीर कैसा दिया है, पूरा राजगीर का डायग्राम दिया। 7 हिल के आसपास पूरा राजगीर था ये। ठीक है, लेटर इन द 4th सेंचुरी द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। उसके बाद फिर जो अजातशत्रु था ना, अजातशत्रु, उसने कैपिटल को चेंज कर दिया था पाटलिपुत्र में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर पाटलिपुत्र शिफ्ट हुआ कैपिटल। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। द अर्ली एम्पायर। ठीक है, अर्ली एम्पायर। अब अर्ली एम्पायर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अर्ली एम्पायर में द ग्रोथ ऑफ द मगध कल्मिनेटेड इन द इमरजेंसी ऑफ द मौर्यन एम्पायर। द चंद्रगुप्त मौर्य हु फाउंडेड द एम्पायर एक्सटेंड कंट्रोल एज फार एज नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। तो देखो एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था?
अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है। एंड इज ग्रैंड सन अशोक आर्गुअली मोस्ट फेमस रूल ऑफ अर्ली इंडिया कॉन्कर द कलिंग, और पता ही है अशोक ने कलिंग को भी कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। अब देखो डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, इसका एम्पायर देखो कहाँ तक फैला हुआ है, देखो पूरा अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, बलूचिस्तान तक पूरा फैला हुआ है, और अशोक ने तो कलिंग को भी कैप्चर कर लिया था, ठीक है। ये पूरा मौर्यन एम्पायर है, ठीक है। और नीचे जो थे चोला, केरला पुत्र और पांड्यास, इसको भी कैप्चर ही कर लिया था ऑलमोस्ट अशोक ने, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है फाइंडिंग आउट द मौर्यास के हम लोग को क्या क्या मिले। तो हिस्ट्री हैव बीन यूज अ वेराइटी ऑफ सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर, दिस इंक्लूड आर्कोलॉजिकल फाइंड। तो बहुत सारे आर्कोलॉजिकल फाइंड्स मिले, जैसे स्कल्पचर हम लोग को मिला था, ठीक है। हम लोग रिकंस्ट्रक्ट किए अपने हिस्ट्री को, मौर्यन एम्पायर को, तो हिस्टोरियन को बहुत सारे स्कल्पचर मिला। ऑल्सो वैल्यूएबल आर कंटेम्प्रेरी वर्क सच एज अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। तो हम लोग मौर्य एम्पायर के बारे में कैसे फाइंड कर पाए, तो एक मेगास्थनीज एक पर्सन है जो ग्रीक एम्बेसडर थे, ठीक है। वो कौन था, ग्रीक एम्बेसडर थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था ना, चंद्रगुप्त मौर्य उनके उनके एम्बेसडर थे मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कहाँ से आया था, ग्रीक से आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में, चंद्रगुप्त मौर्य के किंगडम में आया था मेगास्थनीज, ठीक है। और इसका एक सोर्स है जिसका नाम है इंडिका, इससे हम लोग को पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर था, ठीक है। वो इंडिका इसमें नहीं दिया हुआ है, बट इंडिका इसका बुक है, मेगास्थनी का बुक है, ठीक है। अनदर सोर्स हम लोग को कैसा पता चलता है, अर्थशास्त्र, जो चाणक्य ने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है, कंपोज बाय द चाणक्य और कौटिल्य। इससे हम लोग पता चला कि मौर्यन एम्पायर थे और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कहता था, ये सब हम लोग को पता चलेगा ये बुक से, ठीक है। हाँ, और बोला जाता है कि चाणक्य कौन थे, मिनिस्टर थे किसके, चंद्रगुप्त के मिनिस्टर थे, ठीक है। और हम लोग को मौर्य के बारे में कैसे पता चलता है, तो मौर्य आर द मेंशन इन द लेटर बुद्धिस्ट, जैन और पुराणिक लिटरेचर एज वेल एज संस्कृत लिटरेचर वर्क। ये सब में, जैनिज्म में, बुद्धिज़्म में, पुराणिक लिटरेचर में, संस्कृत लिटरेचर वर्क में, ये सब में क्या मौर्य के बारे में लिखा गया है, इसलिए हम लोग को और पता चलता है, ठीक है। जैसे दो टेक्स्ट है, एक आपको टेक्स्ट बताता हूँ मैं, श्रीलंका का एक टेक्स्ट है, एक महावंश और दीपवंश। उसके बारे में तो पूरा श्रीलंका का हिस्ट्री लिखा गया, कैसे अशोक ने श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी डॉटर संघामित्री को भेजा था धम्मा को पोलराइज करने के लिए। तो ये सब चीज़ हम लोग कहाँ से पता चला, ये सब हम लोग को चीज़ बुक से पता चला, ठीक है। उसके बाद अशोक वाज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट एन ऑफिशियल ऑन अ स्टोन सरफेस, नेचुरल रॉक एज वेल एज पुलिस पिलर। ही यूज द इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टूड टू बी धम्मा, ठीक है। तो धम्मा को फैलाने के लिए अशोक का फर्स्ट रूलर था जिसने इंस्क्राइब किया था मैसेज अपने सब्जेक्ट को, अपने जो सब्जेक्ट मतलब अपने पीपल को बताने के लिए हार्ड स्टोन रो सरफेस पे लिखता था और उससे मैसेज को कन्वे करता था, ठीक है। समझ गए, ये है। अब इसके पहले हम लोग को थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं, लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वेयर इन द प्राकृतिक लैंग्वेज। बहुत सारा अशोकन इंस्क्रिप्ट कौन से लैंग्वेज में था, प्राकृतिक लैंग्वेज में था। और वाइल दोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेयर इन अरामिक, और बहुत सारा अरामिक लैंग्वेज में था और ग्रीक लैंग्वेज में था। तो देखो, मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वेयर इन प्राकृतिक लैंग्वेज, बहुत सारा अशोकन इंस्क्रिप्शन प्राकृतिक लैंग्वेज में था, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट में जो इंस्क्रिप्शन था ना, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में, वो अरामिक और ग्रीक लैंग्वेज में था। तो कौन सा, देखो ये है नॉर्थ वेस्ट, कौन सा हो गया, ये वाला साइड नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे जितने इंस्क्रिप्शन मिले ना, वो कौन से लैंग्वेज में मिले, अरामिक और ग्रीक लैंग्वेज में मिले, ठीक है। और मोस्ट प्राकृतिक इंस्क्रिप्शन वे रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और देखो, मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा गया था ना, तो जो प्राकृतिक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, ठीक है। हाउएवर सम इन द नॉर्थ वेस्ट वे रिटन इन खारोस्ती, और बहुत सारा नॉर्थ वेस्ट में कुछ कुछ जो है उसको खारोस्ती लैंग्वेज में, खारोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा गया था। द अरामिक एंड द ग्रीक स्क्रिप्ट वेर यूज इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान, और मेनली अफगानिस्तान में तो अरामिक और ग्रीक स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया था अफगानिस्तान में, समझे। बेसिकली नॉर्थ वेस्ट में क्या यूज़ किया गया, अरामिक यूज़ किया गया और ग्रीक यूज़ किया गया, और बाकी पूरे जगह पे प्राकृतिक लैंग्वेज यूज़ किया गया था।
और जो प्राकृतिक लैंग्वेज लिखते थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से लिखते थे। जैसे आज हिंदी लैंग्वेज हम लिखते हैं ना, उसका स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट है। वैसे ही प्राकृतिक लैंग्वेज का पुराने ज़माने में प्राकृतिक लैंग्वेज जो लिखते थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था। ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में हम लोग को एरामिक और ग्रीक का बहुत सारा हम लोग को इंस्क्रिप्शन मिला है, जो अरामिक और ग्रीक लैंग्वेज में स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ठीक है। और मेनली अफगानिस्तान में हम लोग को बहुत पाया गया है। ठीक है। तो ये पैराग्राफ में ये सब लिखा हुआ है, आपको अब समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन द एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेशन द एम्पायर में क्या है, अशोका देयर वेर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर, द कैपिटल पाटलिपुत्र, द प्रोविंशियल टैक्सिला, उज्जैनी, तोसाली एंड सुवर्णनगरी। ठीक है। अब देखो क्या है अभी मैं आपको पूरा अच्छे से बताता हूँ। देखो सुनो, पहले ये सुनो, ये मगध है। ठीक है, मगध। अशोक ने मगध एम्पायर को, मगध में ये कैपिटल था मगध का। ठीक है, ये मगध है, इसका कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है। और अपने एम्पायर को, इसका ये मगध था, ये कैपिटल है, अपने एम्पायर को, जैसे ये पूरा बहुत बड़ा एम्पायर था ना, ये पूरा इंडिया ऐसे करके, ये पूरा इंडिया ऐसे इंडिया, अपने पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो सेंटर ये, और एक तक्षशिला, तक्षशिला जो यहाँ था, तक्षशिला जो नॉर्थ में था, तक्षशिला। ठीक है। साउथ में क्या था, सुवर्णनगरी, सुवर्णनगरी, सुवर्णनगरी। देखो सुवर्णनगरी से समझ में आ रहा है, यहाँ से ये कर्नाटका में था, यहाँ से लोग क्या लेके जाते थे, गोल्ड लेके जाते थे, गोल्ड। ठीक है, सुवर्णनगरी। अशोक ने अपने किंगडम को डिवाइड कर दिया, पहला नीचे सुवर्णनगरी में, ऊपर तक्षशिला में, और फिर उज्जैनी, उज्जैनी वेस्ट में उज्जैनी। उज्जैन आज कहाँ पे, मध्य प्रदेश में ना उज्जैन, तो मध्य प्रदेश उज्जैनी, वेस्ट में उज्जैनी, और ईस्ट में कहाँ, क्या कहाँ किया, तोसाली, तोसाली। तोसाली कहाँ पे है, कलिंग का कैपिटल है, कलिंग का कैपिटल है तोसाली। ठीक है। तो अशोक ने अपने एम्पायर को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो सेंट्रल, और एक ऊपर नॉर्थ में तक्षशिला, साउथ में सुवर्णनगरी, और वेस्ट में उज्जैनी, और ईस्ट में तोसाली जो कि कलिंग है। ठीक है। अब देखो समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर, द कैपिटल पाटलिपुत्र एंड द प्रोविंशियल सेंटर ऑफ तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, सुवर्णनगरी, ऑल मेंशन इन द अशोका इंस्क्रिप्शन। ये सारा का इसमें मेंशन है, ये सारा अशोका इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है। इफ वी एग्जामिन द कंटेंट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन वी फाइंड वर्शिप द सेम मैसेज एंग्रेव एवरीवेयर फ्रॉम द प्रेजेंट डे ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड ये हर जगह यही सब लिखा गया है। अगर पूरा हिस्टोरियन पढ़े ना, सब कुछ ये सब लिखा गया है। ठीक है। अब देखो, इट इज लाइकली दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया अराउंड द कैपिटल एंड द प्रोविंशियल सेंटर। दिस सेंटर वे केयरफुली चूजन बोथ तक्षशिला एंड द उज्जैनी बीइंग सिचुएटेड ऑन द इम्पोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट। ठीक है। तो तक्षशिला और उज्जैनी बीइंग सिचुएटेड एन इम्पोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट व्हाइल द सुवर्णनगरी वाज पॉसिबल इम्पोर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइन ऑफ कर्नाटका। अभी मैं आपको बता दिया, सुवर्णनगरी में गोल्ड माइन मिलता था। देखो यहाँ पे बताया ना, सुवर्णनगरी में गोल्ड माइन मिलता था। ठीक है। यहीं से, यहाँ से गोल्ड जाता था मगध में। ठीक है, समझ गए। और तक्षशिला उज्जैनी बीइंग सिचुएटेड इन इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, और तक्षशिला से और उज्जैनी से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था मगध में। ठीक है, ये सब ट्रेड होता था यहाँ से पूरा। ठीक है। क्यों, क्योंकि तक्षशिला से ट्रेड होके आता था वेस्ट कंट्री से, और उज्जैनी से ट्रेड होके आता था अपना अरेबियन सी से उज्जैन आता था, उज्जैन से मगध आता था। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब देखो, अब क्या है, कम्युनिकेशन अलोंग बोथ द लैंड एंड द रिवराइन रूट वाज वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। जर्नी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्रोविंस वुड हैव बीन टेकन वीक इफ नॉट मंथ। ठीक है। तो जैसे प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस से, जैसे ये प्रोविंसेस है, ये प्रोविंसेस से मगध आने के लिए सामान को, प्रोविंसेस से मगध, ये प्रोविंसेस है ना, ये प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस से सामान आने तो मगध के लिए कम से कम 1-1 महीने लग जाते थे, कभी कभी 15-15 दिन लग जाते थे। तो वही लिखा है, जर्नी फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंस वुड हैव टेकन वीक इफ नॉट मंथ। कभी कभी 1 हफ्ते, कभी कभी महीने लग जाते थे। ठीक है। दिस मीन्स अरेंजमेंट फॉर प्रोविजन एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर दोज हु वेर ऑन द मूव। इट इज ऑब्वियस दैट आर्मी वॉज एन इम्पॉर्टेंट मीन फॉर द एंश्योरिंग द लेटर। तो मगस्थनी मेंशन, अब देखो ये जो ट्रेड है, जो यहाँ से यहाँ आ रहा है, सेंटर से प्रोविंसेस में जा रहा है,
इसको कोई तो रेगुलेट करेगा। तो इसको रेगुलेट कौन करता था, तो ये हमको कैसे पता चलता है, मेगास्थनी से। तो मेगास्थनी क्या बताते हैं, मेंशन है कमिटी विद 6 सब कमिटी। ठीक है, तो मेगास्थनी अपने इंडिका बुक में लिखते हैं, मेंशन है कमिटी विद 6 सब कमिटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज ऑफ दिस वन लुक आफ्टर द नेवी, सेकेंड मैनेज द ट्रांसपोर्ट। पहला नेवी देखता था, दूसरा मैनेज करता था ट्रांसपोर्ट एंड द प्रोविजन, तीसरा रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड सोल्जर, और चौथा हॉर्स को देखता था, और पांचवा चैरियट देखता था, और छठवा एलिफेंट को देखता था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो मेगास्थनी है, ठीक है, ये ट्रेड कैसा होना चाहिए, मेगास्थनी अपने बुक में लिखे हैं। ठीक है, मेगास्थनीस अपने इंडिका बुक है उसमें लिखे हैं कि इंडिया के यहाँ पे 6 कमिटी बनाया गया था, 6 सब कमिटी बनाया गया था। ठीक है, 6 सब कमिटी बनाया गया था। ठीक है, फर्स्ट कमिटी का क्या नाम था, और ये कमिटी क्या करता था, मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता था। क्या करता था, मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता था ये। ठीक है, मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता था 6 सब कमिटी। पहला जो सब कमिटी था उसका काम क्या था, लुक आफ्टर द नेवी, नेवी को देखता था ये, पहला नेवी को देखता था। दूसरा काम क्या था, ट्रांसपोर्ट को देखना। ठीक है, मैनेज करना ट्रांसपोर्ट को एंड प्रोविज़न, ट्रांसपोर्ट एंड देयर प्रोविज़न को मैनेज करना है। ठीक है, तीसरा क्या करता था, तीसरा करता था फुट सोल्जर को देखता था। ठीक है, फुट सोल्जर को मैनेज करता था। चौथा क्या करता था, हॉर्स को मैनेज करता था। अच्छे अच्छे हॉर्स आना चाहिए ना एम्पायर में, तभी तो एम्पायर स्ट्रांग होगा, इसीलिए। और पांचवा क्या करता था, चैरियट देखता था। तो चैरियट मतलब जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, जो घोड़ा चलाते हैं, अच्छा चैरियट होना चाहिए, वो देखता था। छठवा एलिफेंट को देखता था। ठीक है, एलिफेंट ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो ऐसे करके 6 कमिटी बनाया गया था। ठीक है, ये कमिटी का किसने नाम लिखा है, अपने मेगास्थनी ने अपने इंडिका बुक में ये 6 सब कमिटी का नाम लिखे हैं। पहला नेवी, दूसरा ट्रांसपोर्ट देखना, तीसरा फुट सोल्जर, चौथा हॉर्स, पांचवा चैरियट, छठवा एलिफेंट। तो ये सब किसने बताया, हम लोग को मेगास्थनी ने बताया है। ठीक है, इस तरीके से जो सामान है सेंटर से प्रोविंसेस पहुंचता था, प्रोविंसेस से सेंटर पे सामान आता था, ये सारे कमिटी उसको देखभाल करते थे। ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट, देखो ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए, और हॉर्स कौन कौन सा आना चाहिए, चैरियट कैसा आना चाहिए, नेवी कैसा होना चाहिए, सारे लोग यही सब कमिटी देखता था और मौर्यन एम्पायर को चलाता था। समझ गए, अब देखो। ठीक है, तो इतना समझ गए। द एक्टिविटीज, ये यहाँ तक समझ गए एलिफेंट तक। अब द एक्टिविटीज ऑफ द सेकेंड सब कमिटी वेयर रेदर वेरिड अरेंजिंग फ्रॉम द बुल्लो कार्ट। और जो सेकेंड सब कमिटी है ना, सेकेंड सब कमिटी मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन वाला, तो ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन वाला सब कमिटी और क्या काम करता था, अरेंज फॉर करता था बुलेट कार्ट को अरेंज करता था टू कैरी द इक्विपमेंट, क्योंकि बुलेट कार्ट के अंदर इक्विपमेंट भी तो कैरिड होगा, तो उसको भी देखता था कौन, एक ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन वाला के पास एक और पावर था कि जो बुलेट कार्ड है उसको भी देखना है, क्योंकि उसके अंदर इक्विपमेंट कैरी होते थे ना, आर्म्स, बंदूक तो नहीं, आर्म्स, तलवार, भाला, आर्मर, ये सब कैरी होते थे। ठीक है, और प्रोक्यूरिंग फूड फॉर द सोल्जर, और वो बुलेट कार्ड के अंदर ही सोल्जर के लिए फूड आता था, खाना आता था सोल्जर के लिए। तो ये सारा काम कौन देखेगा, ये सेकेंड कमिटी वाला, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन वाला। एंड फॉर्डर फॉर द एनिमल, और एनिमल के लिए जो चारा आ रहा है ये सब देखते थे, ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वाला। ठीक है, एंड रिक्रूटिंग द सर्वेंट एंड आर्टिसन टू लुक आफ्टर द सोल्जर, और इन लोग ही रिक्रूट करते थे सर्वेंट्स को एंड आर्टिसंस को। ये जो ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन वाले ना, इन लोग ही क्या करते थे, रिक्रूट करते थे सर्वेंट्स एंड द आर्टिसन को टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स को देखने के लिए। समझ गए, हाँ। ठीक है, अब अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपोगेटिंग धम्मा। धम्मा क्या है, धम्मा मतलब होता है राइटियसनेस। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाना, किंगडम में पीपल्स को अच्छी अच्छी चीज़ें बोलना, तो ये सब धम्मा को प्रोपोगेट करता था। कैसे प्रोपोगेट करता था, तो इंस्क्रिप्शन में लिखता था और उस तरीके से धम्मा को प्रोपोगेट करवाता था। ठीक है, तो अशोक ने एक स्पेशल ऑफिसर भी रखा था, तो स्पेशल ऑफिसर का क्या नाम था, धम्म महामत्ता। ये स्पेशल ऑफिसर थे जो अपॉइंट किए गए थे टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म, ये धम्म का मैसेज पूरे किंगडम में स्प्रेड करते थे। ठीक है, अशोक ने
ये धम्म महामत्तास को अपॉइंट किया था पूरे अपने किंगडम में मैसेज को फैलाने के लिए। ठीक है। उसके बाद हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर, एम्पायर क्यों इंपॉर्टेंट था? वेन द हिस्टोरियन बिगेन रिकंस्ट्रक्शन अर्ली इंडियन हिस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, द इमर्जेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क। इंडिया वॉज अंडर द कोलियन रूल एंड पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। 19th and the 20th century Indian historian found the possibility that was the empire in early India both challenging and exciting. Also, some of the archaeological finds associated with the Mauryan, including both stone sculpture, were considered to be example of the spectacular time of the empire. और ये कुछ काम का है नहीं। ठीक है। अब हम लोग को सीधा Ashoka was the most powerful and the industrious, as also humble later than the ruler was who had a grandiose title, who was the most surprising. कुछ काम करिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आओ। अब यस हाउ इंपॉर्टेंट ऑफ द रूलर, इट इज लास्ट फॉर 150 ईयर। मौर्य एम्पायर कब तक रहा था? 150 ईयर तक पूरा एम्पायर रूल किया था मौर्य एम्पायर। ठीक है। अब न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, अब न्यू नोशन ऑफ किंगशिप हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग इसको ख़त्म कर देते हैं पूरा। ठीक है। अब देखो क्या हुआ। न्यू नोशन ऑफ किंगशिप क्या है? 4.1 चीफ एंड द किंग इन द साउथ। अब साउथ इंडिया में क्या हुआ? साउथ इंडिया में थोड़ा साउथ इंडिया का हम पढ़ेंगे। द न्यू किंगडम दैट इमर्ज इन द डेक्कन द फर्दर साउथ इंक्लूड द चिल्ड्रन ऑफ चोला, चेरा, पांड्या। देखो ये जो एम्पायर है ना, पूरे एम्पायर में ना अशोक तो पूरा कर लिया था, लेकिन यहाँ पे 3 एम्पायर थे साउथ में। क्या था? चोला, यहाँ पे चेरास और यहाँ पे पांड्यास। ठीक है। पांड्यास। ठीक है। चोला, चेरास, पांड्यास, ऐसे 3 ऐसे नीचे तमिल, ये पूरा इसको क्या बोलते हैं? तमिलकम। तमिलकम क्या बोलते हैं इसको? तमिलकम। इसको तमिलकम बोलते हैं तीनों को मिला के। तो ये तमिलकम, ये जो साउथ में लोग रूल कर रहे थे नीचे। ठीक है। तो तमिलकम। ठीक है। तो ये तीनों को चोलास, चेरास, पांड्या को मिला के इन दो तमिलकम बोलते हैं। नेम ऑफ द एंशिएंट तमिल कंट्री। ठीक है। एंशिएंट तमिल कंट्री का नाम है तमिलकम। इन तीनों को मिला के हम लोग तमिलकम बोलते हैं। तो द न्यू एम्पायर जो इमर्ज हुआ था डेक्कन फर्दर साउथ में, वो 3 थे, चोला, चेलास और पांड्यास। ठीक है। विच इंक्लूड, और ये सिर्फ तमिल कंट्री को इंक्लूड नहीं करते थे, जैसे आंध्र प्रदेश को इंक्लूड करते थे, केरल को भी इंक्लूड करते थे। चोला, चेरा, पांड्या सिर्फ तमिल में नहीं था, तमिल में था, आंध्र प्रदेश में भी था और केरल में भी था। ठीक है। अब देखो वी नो दैट अबाउट दिस स्टेट फ्रॉम द वेराइटी ऑफ सोर्स फ्रॉम अर्ली तंगम लिटरेचर कंटेन पॉइंट डिस्क्राइबिंग चीफ एंड दिस। और तमिल संगम टेक्स्ट में हम लोग को बहुत सारा ये सब चीज़ें मिलता है, जहाँ पे चेरा, चोला, पांड्यास का हम लोग को चीज़ें मिला हुआ है। ठीक है। बहुत सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है। मेनी चीफ एंड द किंग इंक्लूडिंग द सतावानास रूलर हु रूल ओवर द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल इंडिया and the Sakas people of the central who established kingdom in the northwest and the western part of the subcontinent derived revenue from the long distance trade. Their social origin were often obscure, as well as the case of Satavahanas. They often required, they attempted to claim succession in the variety of scheme. ठीक है। तो देखो जैसे सातवाहनास थे, सातवाहनास कहाँ थे? साउथ इंडिया में सातवाहनास थे, और सेंट्रल इंडिया में भी इन लोग सेंट्रल इंडिया में थोड़ा रूल करते थे, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में इन लोग रूल करते थे। तो यहाँ से इन लोग ट्रेड करते थे। कौन? ये जो चोला, चेला, पांड्यास, इन लोग यहाँ पे इससे ट्रेड करते थे, सतावनास ये सबसे, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यहाँ से भी पूरा ट्रेड करते थे। ठीक है। जैसे साकास पीपल जो है, साकास जो पीपल है सेंट्रल एशियन ओरिजिन से, इन लोग जो एस्टेब्लिश किए थे किंगडम, इससे भी इन लोग ने ट्रेड करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे। कौन? ये चोला, पांड्यास और चोला से लोग इन लोग ट्रेड करते थे। ठीक है। अब देखो चीफ एंड शिफडम में क्या? चीफ इज द पावरफुल मैन हु पोजिशन में और मे नॉट बी हेरिडिटरी और ही डिराइव सपोर्ट इन किंग फॉल। इस फंक्शन में इंक्लूड परफॉर्मिंग ईश्वर रिचुअल दिस। ठीक है। इतना काम करनी है। चीफ मतलब पावरफुल मैन है, और जो हेरिडिटरी नहीं है, दिस में हेरिडिटरी भी हो सकता है, नॉट भी हेरिडिटरी हो सकता है। ठीक है। और ये डिराइव करेगा पावर कहाँ से? अपने किंग फॉल। किंग फॉल मतलब रिश्तेदारों से। ठीक है। वहाँ से। और इसका फंक्शन क्या था? परफॉर्म करता था स्पेशल रिचुअल्स, जैसे अश्वमेध, ये सब स्पेशल रिचुअल्स फॉलो करता था, और लीडरशिप करता था वॉरफेयर में। जहाँ लड़ाई करना वहाँ पे लीडरशिप करेंगे इन लोग। आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट, जहाँ भी झगड़ा हो गया तो उसको डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। ठीक है।
ही रिसीव गिफ्ट फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट, अपने सबॉर्डिनेट्स को उनको गिफ्ट मिलता था, किसको, चीफ्स को। चीफ और चीफडम को ही क्या किसको बोला गया, ये चोला चेला पांड्यास को ही हम लोग चीफडम बोलते हैं। देखो चीफडम, चीफडम इसको ही बोला गया है। ठीक है, तो इन लोग मतलब इंफीरियर रूलर थे ऐसे समझ लो। अनलाइक किंग हु यूजली कलेक्ट टैक्स एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूट दिस अमंग हिज सपोर्टर, जनरली दे आर नो रेगुलर आर्मी एंड ऑफिशियल इन चीफडम। तो यहाँ पे कोई रेगुलर आर्मी और ऑफिशियल नहीं थे चीफडम में। ठीक है, कोई रेगुलर आर्मी नहीं था यहाँ पे ऑन ऑफिशियल इन चीफडम। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद फिर कैप्चरिंग द एलिफेंट फॉर द आर्मी। तो अर्थशास्त्र एक बुक है, किसने लिखा है, इसने चाणक्य ने लिखा है। इसमें इन्होंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू द, इसमें इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्स जो मौर्यन रूलर के पास कितने स्टैंडिंग आर्मी थे, 6 लाख फुट सोल्जर थे, 6 लाख सोल्जर थे और 30,000 कैवेलरी थे, 30,000 कैवेलरी थे और 9,000 एलिफेंट थे। सोचो, मौर्य एम्पायर के पास 6 लाख फुट सोल्जर थे जो जमीन पे लड़ते थे और 30,000 घुड़ सवार थे जो घोड़े पे चढ़ के लड़ते थे 30,000, और 9,000 एलिफेंट थे। कितना स्ट्रांग आर्मी होगा मौर्य का। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइन कल्चर। ठीक है, डिवाइन कल्चर, बस थोड़ा सा और 10 मिनट, उसके बाद ख़त्म करते लेक्चर। डिवाइन किंग में अब जैसे मौर्य ख़त्म हो गया, तो मौर्य के बाद क्या आया था, बहुत सारे छोटे छोटे रूलर आए थे। उसके बाद फिर एक इम्पोर्टेंट रूलर आया था जिसका नाम था कुषाण। ठीक है, कुषाण इम्पोर्टेंट रूलर था, ये आया था मौर्य के बाद। ठीक है, तो मौर्य के बाद जैसे छोटे छोटे रूलर भी आए थे, जैसे पुष्यमित्र शुंगा आया था, फिर साकाश आया था, फिर वासुदेव कन्वा आया था। इन लोग छोटे छोटे रूलर आए थे। उसका फिर मेन इंपॉर्टेंट रूलर था कुशानास, जो सेंट्रल एशिया से आया था ये। ठीक है, इसका क्या है, कोलोसियल स्टैचू पाया गया था कुशाना में। कुशाना रूलर का क्या पाया गया, कोलोसियल स्टैचू। कोलोसियल स्टैचू मतलब देखो, ये स्टैचू को कोलोसियल स्टैचू बोलते हैं। ठीक है, इसका देखो हेड गायब है, इसका देखो हेड गायब है, इसका सर नहीं है, बाकी ये पूरा इसका स्टैचू है। तो ये किसका स्टैचू है, कुशाना किंग का स्टैचू है ये। ठीक है, कनिष्क का स्टैचू, ये कनिष्क का स्टैचू है। ये स्टैचू हम लोग कहाँ पाया गया था, ये मथुरा से पाया गया था, मत से। मथुरा में एक जगह है मठ, वहाँ से पाया गया था। ठीक है, सिमिलरली स्टैचू हैव बीन फाउंड इन द श्राइन ऑफ, अफगानिस्तान में भी पाया गया ऐसे स्टैचू। सम हिस्टोरियन फील दैट इंडिकेट दैट द कुशान कंसिडर देमसेल्फ गॉड लाइक, और कुछ हिस्टोरियन को बोलते ये अपने आप को गॉड बोलते थे। तो इन लोग अपना टाइटल लेते थे, कैसा टाइटल लेते थे, देवपुत्र। देवपुत्र मतलब सन ऑफ गॉड। ठीक है, और ये इंस्पायर किससे हुआ था इन लोग ने, चाइनीज रूलर से, क्योंकि चाइनीज रूलर अपने आप को क्या बोलते थे, हैव सन ऑफ हेवन, मतलब भगवान का बेटा है वो। और लेकिन इन लोग क्या बोलते थे, सन ऑफ गॉड। ठीक है, तो इनसे इंस्पायर होके कनिष्क का ऐसा ऐसा टाइटल लेते थे इन लोग। तो कनिष्क का टाइटल क्या लेता था, देवपुत्र, सन ऑफ गॉड। किससे इंस्पायर हुए थे, चाइनीज रूलर से, जो कि टाइटल क्या लेते थे, सन ऑफ हेवन। ठीक है, तो बाय द 4th century there is evidence of a larger state including the Gupta Empire. Many of these depended on the Samantas, men who maintained themselves through the local rulers, or they offered the homage and the provided military support to ruler. Powerful Samantas would become king. देखो क्या होता था, बाय द 4th century there is evidence of larger state. 4th century आते आते ना हम लोग को लार्जर स्टेट का एविडेंस मिलता है, जैसे कि गुप्ता एम्पायर में हम लोग को मिलता है। मेनी ऑफ द डिपेंडेंट ऑफ द सम, देखो गुप्ता एम्पायर जो था ना वो लैंड ग्रेंड करता था। तो लैंड ग्रेंड करने के कारण क्या था, लैंड ग्रेंड करता था सोल्जर्स को या बड़े बड़े ब्राह्मण्स को, ये सबको। तो उन लोग क्या बोलते थे, समंतास लोग बोलते थे। और समंतास, अब जो पावरफुल समंतास बन गए वो आगे जाके किंग भी बन जाते थे। ठीक है, क्योंकि वो पावरफुल थे, वो डिफाई कर देते थे किंग का रूल, इसीलिए। तो many of these ruler depend on samantas, men who maintain themselves through the local resources, include the control over land. They offer homage and provided military support to ruler. ठीक है, और the however powerful samantas would become the king. ठीक, conversely weak ruler might find themselves be reduced to the position of the subordinates. ठीक है, देखो जैसे कि देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ये रूलर है। ठीक है, ये रूलर का एम्पायर है, समझ लो ये रूलर का एम्पायर है। ठीक है, यहाँ पे रूलर रूल कर रहा है। ठीक है, तो ये लैंड को इसने एक समानता को दे दिया, समझ लो एक समानता को दे दिया।
समानता कौन है, ये समानता कौन है, ये समानता है लोकल जमींदार समझ लो, जमींदार बड़े बड़े जमींदार समझ लो समझने के लिए, ठीक है। ये समन्तास है, जैसे ये समन्तास है, ये एक समन्तास, समन्तास कि ये लैंड से जितना भी रेवेन्यू आएगा तुम किंग को देना। जब जैसे ही, और ये समझ लो ये भी समन्तास है, समन्तास, ठीक है। जैसे ये रूलर वीक हो जाएगा, जैसे ये वीक हो जाएगा तो इन लोग, ये जो समन्तास लोग है, क्या इसकी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। इन लोग क्या करेंगे, इन लोग अपने आप को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। कौन? समन्तास, ये सब समन्तास, और इन लोग खुद का एक किंगडम बना देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर, इसी तरीके से वो समन्तास लोग, उन लोग अब विजयनगर किंगडम बनाए आगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही इम्पोर्टेंट था ये। अब देखो, हिस्टोरियन ऑफ द गुप्ता एम्पायर हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द लिटरेचर कॉइन। गुप्ता एम्पायर का हम लोग को, गुप्ता रूलर का हम लोग को हिस्ट्री कैसे पता चलता है? लिटरेचर से, कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से, इंक्लूडिंग द प्राशस्ती, ठीक है। प्राशस्ती कौन लिखा था? एक समुद्रगुप्त लिखा, समुद्रगुप्त का जो कोर्ट हिस्टोरियन था हरिसेन, उसने प्राशस्ती लिखा था, ठीक है। तो इन द प्रेज ऑफ द किंग, और उसके बाद फिर देखो द प्रैग प्राशस्ती, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रैग प्राशस्ती ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इसको कंपोज किया था संस्कृत में कौन? हरिसेन। और हरिसेन कौन था? कोर्ट वो हिस्टोरियन था किसका? समुद्रगुप्ता का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को ये हमारा ये कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे चेंजिंग कंट्री साइड, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चेंजिंग कंट्री साइड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक और तुम्हारे बुक में दिया है सेंगुतुवन, ये पांड्या चीफ सेंगुतुवन है, इसके बारे में कुछ ऐसी बेकार स्टोरी दिया है। ये स्टोरी क्या लिखा हुआ है, जैसे ये शिलापतिगारम में ये स्टोरी लिखा था, अभी मैं आपको बता रहा था ना, ये चीफडम ऑफ चोला चेरा पांड्या, तो इसमें से एक पांड्या रूलर थे, ये पांड्या रूलर थे सेंगुतुवन। कौन है? पांड्या चीफ है, पांड्या चीफ है सेंगुतुवन। तो ये एक बार ऐसे जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे सब उनका पैर छूते हैं, उनको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। तो ये सब इतना, मतलब पांड्या चीफ का इतना रिस्पेक्ट करते थे लोग, बस ये इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा ख़त्म ये। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है चेंजिंग कंट्री साइड, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अब, ठीक है। ओके, थैंक यू।